नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के घटनाक्रमों को शामिल किया गया है जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर के रूप में आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए खजुराहो, बी मैहर, सी अमरकंटक और डी ग्वालियर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को शामिल किया है। इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दुनिया भर के 55 क्रिएटिव शहरों की सूची जारी की है। इसमें भारत के 2 शहरों को लिया गया है, ग्वालियर और केरल से कोझिकोड। ग्वालियर को उसकी संगीत विरासत के लिए चुना गया है, जबकि केरल के कोझिकोड को साहित्य के लिए भारत का पहला साहित्य का नगर के रूप में शामिल किया गया है। रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के विषय में अगर बात करें तो भारत में जो भारत के शहर हैं वो इसमें शामिल हैं। जयपुर ये शिल्प और लोक कला के लिए 2015 में शामिल किया गया था। वाराणसी संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में 2015 में ही शामिल किया गया था। चेन्नई को संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में 2017 में। मुंबई और हैदराबाद को 2019 में शामिल किया गया था। मुंबई को जहां फिल्म के लिए और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए शामिल किया गया था। यहां हम गैस्ट्रोनॉमी के विषय में हम बात करेंगे। गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच में संबंध, समृद्ध और नाजुक तथा स्वादिष्ट भोजन तैयार करने, उन्हें परोसने या विशेष क्षेत्रों में खाना पकाने की शैली को कहा जाता है। तो अच्छे खाने के विज्ञान का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे, हैदराबाद शहर को इसी अच्छे खाने के अध्ययन यानी गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में शामिल किया गया है। श्रीनगर की बात करें तो 2021 में शिल्प और लोक कला के लिए इसे शामिल किया गया था। ग्वालियर और कोझिकोड को 2023 में शामिल किया गया है, जहां ग्वालियर को संगीत और कोझिकोड को साहित्य के रचनात्मक शहर के रूप में चुना गया है। यूनेस्को के विषय में बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। यूएनसीसी की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका उद्देश्य था उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारण के रूप में पहचानते हैं और नीति निर्धारण में उन कारकों को स्थान देते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, वार्षिक जल महोत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हनुवंतिया टेंट सिटी, ऑप्शन बी रामसर साइड भोजताल, ऑप्शन सी कैनोइंग अकादमी ग्वालियर और ऑप्शन नंबर डी है गांधी सागर बांध चंबल नदी। इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। सही उत्तर है हनुवंतिया टेंट सिटी, जो कि खंडवा में आती है। यहाँ पे वार्षिक जल महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उज्जैन के महाकाल लोक में देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया है, जो पारंपरिक स्वस्थ भोजन, मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसेगी। इसका नाम क्या है? तो आपको बताना है, महाकाल लोक में एक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन हुआ है और इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अन्नकूट, ऑप्शन बी प्रसादम, ऑप्शन सी भोजनम और ऑप्शन डी महाकाल के व्यंजन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसादम। प्रसादम में 17 दुकानें हैं और यहाँ पे राजगिरा, सांवा, कुट्टू, रागी, दाल बाफले और राज्य के अन्य प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध हैं। परिसर में जंक फूड तथा प्लास्टिक जो मटेरियल है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। घरेलू खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए FSSAI द्वारा द डार्ट बुक भी इसके लिए जारी की गई है। सड़कों पर सुरक्षा उपाय करते हुए फूड सेफ्टी ऑन व्हील नाम की एक मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन भी लॉन्च की गई है। तो याद रखेंगे, ये उज्जैन में है और इसका नाम है प्रसादम। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किन विभागों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कुछ विभागों को मिलाने के प्रस्ताव पे मंजूरी दी है। विभाग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर बी है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर सी है उच्च शिक्षा विभाग और खेल विभाग तथा ऑप्शन नंबर डी है जनसंपर्क विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
और चिकित्सा विभाग, इन दोनों ही विभाग को मिलाने के लिए मंजूरी दी गई है। लोक स्वास्थ्य और मिलाकर के इन्हें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप से जाना जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर के निदेशक कौन है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है MM मुगप्पन, ऑप्शन बी है डॉक्टर सुहास जोशी, ऑप्शन सी है अभिलाष खांडेकर और ऑप्शन डी है प्रोफेसर हिमांशु राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर हिमांशु राय। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर के निदेशक वर्तमान में प्रोफेसर हिमांशु राय है। एक कार्यकाल इनका 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया था। उसके बाद में इन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है और इन्होंने दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD द्वारा IIM को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया। इस अधिनियम द्वारा IIM को अपने दैनिक कार्यों को संभालने के लिए और अधिक स्वायत्तता भी प्रदान की गई। अगर हम IIM के विषय में बात करें तो दो तरह के संस्थान भारत में पाए जाते हैं जो अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान हैं, IIT और IIM। इंदौर की बात करें तो इंदौर एक ऐसा शहर बना था जिसमें IIT और IIM दोनों है। इसके साथ में इंदौर के बाद में जम्मू और मुंबई शहरों में भी IIT और IIM दोनों प्रतिष्ठान हैं। तो भारत में वर्तमान में 3 ऐसे शहर हैं जिसमें IIT और IIM दोनों शामिल हैं, इंदौर, जम्मू और मुंबई। इसके अतिरिक्त बात करें तो देश के 16 राज्यों में भी ये दोनों प्रतिष्ठान हैं, परंतु एक ही शहर में नहीं है। IIM इंदौर के विषय में बात करें 1996 में इसे स्थापित किया गया था और भारतीय प्रबंध संस्थान प्रणाली का यह 6वां संस्थान है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, साहित्य और कला महोत्सव 2024 का 6वां संस्करण जिसे ज्ञान कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी भोपाल और डी मैहर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। साहित्य और कला महोत्सव 2024 का जो 6वां संस्करण था जिसे ज्ञान कुंभ के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन भोपाल में हुआ था। इसके विषय में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। भोपाल साहित्य और कला महोत्सव 2024 का 6वां संस्करण 12 से 14 जनवरी 2024 के दौरान आयोजित हुआ था। इसका भोपाल में आयोजन स्थल था भारत भवन, यानी भोपाल के भारत भवन में इसका आयोजन हुआ था। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इस आयोजन की स्थापना राघव चंद्रा ने की है और महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य, कला और साहित्य को समर्पित विभिन्न विषयों पर 50 से भी ज़्यादा सत्रों का आयोजन किया गया था इस बार। और युवाओं के लिए इसमें कहानी पाठ, चित्रकारी, काव्य प्रतियोगिताएं, इस तरह की अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी जिससे युवाओं को और भी अवसर प्रदान किए जा सके। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पशुओं की खरीदी और बिक्री के लिए आरंभ किया गया मेला जो वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला बन गया है, कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी है गुना। तो आपको बताना है पशुओं की खरीदी और बिक्री के लिए आरंभ किया गया था मेला कहाँ लगता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर। पशुओं की खरीदी और बिक्री के लिए जो सबसे बड़ा मेला ग्वालियर में लगाया जाता है और ये वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका आरंभ सन 1905 से किया जा रहा है और ये प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य आरंभ में पशुओं की खरीदी और बिक्री था, परंतु वर्तमान में लगभग हर प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां इसमें शामिल हैं। वर्तमान में मेला अवधि के दौरान कई सेक्टरों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे झूला सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, शिल्पकारी, खाने पीने का सेक्टर और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अन्य चीजें। आयोजन स्थल ग्वालियर में है। यह रेस क्रॉस रोड के आसपास लगता है और लगभग 104 एकड़ भूमि पर यह मेला आयोजित होता है। अब ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला के रूप से नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ISO सर्टिफाई होने वाला भारत का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल महिला थाना मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरवल महिला थाना बिहार, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ का महानगर पुलिस थाना उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन नंबर डी है महिला थाना कोझिकोड केरल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल महिला थाना मध्य प्रदेश। यह ISO सर्टिफाई होने वाला भारत का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन है।
इसके बारे में देख लेते हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी किए गए विक्टिम फ्रेंडली भोपाल महिला थाना को आईएसओ की टीम द्वारा मूल्यांकन एवं गुणवत्ता के आधार पर आईएसओ 9001-2015 का सर्टिफिकेट दिया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इस थाने की स्थापना की गई थी। और हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में पुलिस थाना हेल्पलाइन नंबर जो है 1091 है। अन्य पुलिस थाना जिनके हमने जिक्र किया था उसके विषय में बात कर लेते हैं। भोपाल महिला थाना मध्य प्रदेश देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड महिला थाना है। इसके अलावा अरवल महिला थाना जो बिहार में है, देश के 3 बेस्ट महिला थाना में शुमार होता है। इसके अतिरिक्त देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड थाना की अगर बात करें तो लखनऊ का महानगर पुलिस थाना जो कि उत्तर प्रदेश देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड थाना है। और एशिया का पहला महिला थाना कोझिकोड केरल में 1973 में स्थापित किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे स्थापित किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में पिछले 66 सालों की रिकॉर्ड 76.22% वोटिंग हुई है। सर्वाधिक वोटिंग में जिलों के अवरोही क्रम का चयन करें। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए इंदौर, भोपाल, बालाघाट, सागर। बी है सिवनी, बालाघाट, आगर, शाजापुर। ऑप्शन नंबर सी है अलीराजपुर, भिंड, भोपाल, रीवा। और ऑप्शन नंबर डी है बालाघाट, सिवनी, आगर, राजगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है सिवनी, बालाघाट, आगर और शाजापुर। सिवनी में 85.68% जो कि हाईएस्ट वोटिंग थी हुई है। बालाघाट में 85.23%, आगर में 85.03% और शाजापुर में 84.99% की वोटिंग हुई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निमाड़ का सबसे बड़ा मेला नवग्रह मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए खंडवा, बी खरगोन, सी बड़वानी और डी बुरहानपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरगोन। निमाड़ का सबसे बड़ा जो मेला कहलाता है वह नवग्रह मेला है और यह जो है खरगोन में स्थापित है, यानी खरगोन में लगता है। 132 वर्ष पुराना नवग्रह मेला 10 जनवरी से 20 फरवरी तक 2024 तक आयोजित किया गया था। 1892 से खरगोन में ये मेला लगता आ रहा है। पहले ये मेला पश्चिमी निमाड़ पंचायत लगाती थी, किंतु 1957-58 से इसकी व्यवस्था नगर पालिका खरगोन कर रही है। नवग्रह मंदिर का निर्माण पेशवाओं ने करवाया था। इसके बाद में इसे होलकरों ने इसका जीर्णोद्धार किया और ये लगातार अभी भी चलता आ रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में हुआ। इसमें स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता यानी ISC 2022 का प्रथम विजेता शहर कौन है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी जबलपुर, सी ग्वालियर और डी इंदौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इसकी डिटेल जानकारी हम देख लेते हैं। इंदौर को 4 श्रेणियों में 7 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य का पुरस्कार भी मिला, यानी इंदौर को तो प्रथम पुरस्कार मिला ही शहरों की श्रेणी में, लेकिन राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य का पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कारों को महापौर पुष्पमित्र भार्गव इंदौर तथा इंदौर स्मार्ट सिटी के CEO दिव्यांग सिंह ने प्राप्त किया। अगर अन्य पुरस्कारों की बात करें तो गुजरात के सूरत शहर को दूसरा और आगरा को तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। और स्मार्ट सिटी मिशन के विषय में अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 से आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य था स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग के माध्यम से देश में शहरी विकास के अभ्यास में आमूलचूल बदलाव लाना। इसका आयोजनकर्ता के विषय में बात करें तो इसका आयोजनकर्ता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA भारत सरकार। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा। तो आपको बताना है देश में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म स्टार्ट किया जा रहा है, तो ऐसा कौन सा विलेज है जहां पे आरंभ होगा? ऑप्शन ए लाडपुर निवारी, ऑप्शन बी देवगढ़ छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी प्राणपुर अशोकनगर और ऑप्शन डी मडला गांव पन्ना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राणपुर अशोकनगर। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म जो आरंभ किया जा रहा है वो प्राणपुर अशोकनगर में किया जा रहा है। इसके विषय में डिटेल जानकारी लेंगे।
मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की पहल पर प्राणपुर जो कि चंदेरी में है, जिला अशोकनगर में क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का विकास किया गया है। इसमें लागत आ रही है 7,45,00,000 जो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाएगा और इसका प्रमुख उद्देश्य है स्थानीय बुनकरों एवं शिल्पकारों की कला को संरक्षित करते हुए बाजार मुहैया कराना। तो आप याद रखेंगे प्राणपुर चंदेरी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज की सिटी ऑफ म्यूजिक लिस्ट में शामिल मध्य प्रदेश का पहला शहर बना। ऑप्शन ए मैहर, बी ग्वालियर, सी सतना और डी इंदौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज की सिटी ऑफ म्यूजिक लिस्ट में शामिल मध्य प्रदेश का पहला शहर ग्वालियर है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में शामिल भारत के 2 शहर हैं, पहला ग्वालियर और दूसरा कोझिकोड। मध्य प्रदेश से ग्वालियर को चुना गया है इसे सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में, और केरल से कोझिकोड को चुना गया है इसे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में लिया गया है। भारत में वर्तमान में 42 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को ने सितंबर 2023 में ही भारत के 2 स्थलों को धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है, जिसमें 41वें स्थल के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन तथा 42वें स्थल के रूप में कर्नाटक में होयसला के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र बनाया गया। ऑप्शन ए सहपुरा बुरहानपुर, ऑप्शन बी सोनेवानी बालाघाट, ऑप्शन सी पनवार चौहानन टोला सीधी और ऑप्शन डी परसवाड़ा बालाघाट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोनेवानी बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सोनेवानी जो एक वन ग्राम है, इसमें मात्र 12 परिवार हैं और लगभग यहाँ पे 40 लोग मतदाता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन्हें वोट डालने के लिए काफ़ी दूर यानी 20 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। व्यवस्था न हो पाने के कारण इसे सबसे छोटे मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इसलिए याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सोनेवानी वनग्राम मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में सही अवरोही क्रम है। तो आपको बताना है सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस जिले ने सॉल्व की है। ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा बुरहानपुर उज्जैन, ऑप्शन बी है बुरहानपुर उज्जैन जबलपुर, ऑप्शन सी है उज्जैन बुरहानपुर जबलपुर और ऑप्शन नंबर डी है जबलपुर बुरहानपुर उज्जैन। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत आएगा छिंदवाड़ा बुरहानपुर और उज्जैन। छिंदवाड़ा फर्स्ट रैंक है, बुरहानपुर सेकंड रैंक और उज्जैन थर्ड रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत का मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन ए मीनाक्षी छत्री, ऑप्शन बी रोशनी भदौरिया, ऑप्शन नंबर सी भूरीबाई और ऑप्शन नंबर डी है लहरीबाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लहरीबाई। अन्य के विषय में हम जानकारी चेक कर लेते हैं। मीनाक्षी छत्री भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्होंने टीबी उन्मूलन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वर्क किया है। रोशनी भदौरिया जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। भूरीबाई मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है और लहरीबाई की अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या भारत मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उज्जैन मध्य प्रदेश के डॉक्टर अकाब रजा खां का संबंध है। ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी शिक्षक और साहित्यकार, ऑप्शन सी खिलाड़ी और ऑप्शन डी वैज्ञानिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान सूर्य मिशन आदित्य L1 की डिवाइस तैयार करने वाली टीम को इन्होंने लीड किया था और ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। याद रखेंगे उज्जैन शहर से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में तबला दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी और ऑप्शन डी है 25 फरवरी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर। तानसेन संगीत समारोह जो हर साल ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, यहाँ पे ताल दरबार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये ग्वालियर के कर्ण महल प्रांगण में किया गया था और यहाँ लगभग 1282 तबला वादकों ने 3 ताल और वंदे मातरम की धुन पर एक साथ तबला वादन किया। तबला वादन के दौरान ही एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया। इसी अवसर पर
मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में तबला दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन ए 3500 रुपये प्रति बोरा, बी 3700 रुपये प्रति बोरा, सी 4000 रुपये प्रति बोरा और डी 4500 रुपये प्रति बोरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4000 रुपये प्रति बोरा। 4000 रुपये प्रति बोरा जो संग्रहण दर है उसे कर दिया गया है। इससे 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी दमोह और ऑप्शन डी नर्मदापुरम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दमोह। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व दमोह में स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसका डिटेल देखेंगे, इस बाघ रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2300 वर्ग किलोमीटर होगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित नौरादोही वन्य जीव अभ्यारण्य को दमोह जिले में रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ विलय करने की मंजूरी दी है। यानी नौरादेही और रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों को मिला करके भारत का सबसे बड़ा बाघ जो अभ्यारण्य है वो बनाया जाएगा। इसमें शामिल जिले होंगे सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन। इनके कुछ हिस्सों को इसे शामिल करके बड़ा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सर्वाधिक 6 बाघ अभ्यारण्य हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय डोबरी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 2023 में 22 किसे दिया गया? तो जो कालिदास सम्मान 2022 है, इसका आयोजन 2023 में हुआ था। किसे दिया गया है बताना है। ऑप्शन ए अरुणा साईराम, ऑप्शन बी पंडित एम वेंकटेश कुमार, ऑप्शन सी गणपति भट्ट और ऑप्शन डी है प्रहलाद सिंह टिपनिया। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित एम वेंकटेश कुमार। ये धारवाड़ के रहने वाले हैं। कर्नाटक धारवाड़ के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित एम वेंकटेश कुमार को हाल ही में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। कालिदास सम्मान के विषय में बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 2 लाख रुपए राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की रैंकिंग में भारत के मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है। तो आपको बताना है किस आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के तहत किस विकास खंड को यह प्रथम स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए कस्तूरबा ग्राम इंदौर, ऑप्शन बी तिरला विकासखंड धार, ऑप्शन सी धर्मपुरी विकासखंड इंदौर और ऑप्शन नंबर डी है फंदा विकासखंड भोपाल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरला विकासखंड धार। भारत सरकार के आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में मध्य क्षेत्र में तिरला विकासखंड धार को प्रथम स्थान मिला है। इसे नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया जाएगा और इसके तहत पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए दी जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो खिलाड़ियों के नाम है ए ऐश्वर्य प्रसाद सिंह तोमर शूटिंग में, प्राची यादव पैरा कैनोइंग में, सुशीला चानू हॉकी में और शिवेंद्र सिंह हॉकी में। तो इसमें बताना है कौन अर्जुन अवार्ड के लिए सम्मानित नहीं होगा इस साल। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिवेंद्र सिंह हॉकी। अगर हम बात करें तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, प्राची यादव पैरा कैनोइंग और सुशीला चानू हॉकी, इन तीनों को ही 2023 में अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। बल्कि शिवेंद्र सिंह की अगर बात करें तो शिवेंद्र सिंह हॉकी की कोच है और इन्हें 2023 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की प्रदर्शित की गई झांकी की थीम क्या थी? ऑप्शन ए अद्भुत मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नारी शक्ति विकास में महिला की एकता, ऑप्शन सी नदियों का मायका गौरव और संस्कृति और ऑप्शन नंबर डी है हरा भरा मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारी शक्ति विकास में महिलाओं की एकता। 75वीं गणतंत्र दिवस परेड जो कि 26 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन हुआ था और इसका विषय रखा गया था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को शामिल किया गया था।
अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विकास में महिलाओं की एकता, इसमें पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी के स्टेचू को शामिल किया गया था और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं के स्टेचू भी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश में प्रदर्शित की गई झांकी की जो थीम थी उसका नाम था नारी शक्ति विकास में महिलाओं की एकता। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्तमान में 2024 में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर मोहन यादव, ऑप्शन बी श्री जगदीश देवड़ा, ऑप्शन नंबर सी है श्री राजेंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी है श्री कैलाश विजयवर्गीय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही इनके पास में सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश, प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो अन्य किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं इनके पास हैं। अगर श्री जगदीश देवड़ा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास में वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हैं। श्री राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं तथा इनके पास में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा विभाग शामिल है। और अगर श्री कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की पोस्ट पे हैं और इनके पास में नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्रालय शामिल है। तो दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों को लेकर हम पुनः शामिल होंगे जिसमें फरवरी माह के करंट अफेयर जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है शामिल किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।